नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास का जो आधुनिक भारत में रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों के समय जो भारत में अंग्रेजों ने विकसित किया, उस रेवेन्यू सिस्टम को कैसे विकसित किया, उस रेवेन्यू सिस्टम में कौन कौन सी पद्धतियाँ थी उनकी, इन सारे विषयों को लेकर एक हम संक्षिप्त वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को इतना संतुलित बनाने का प्रयास किया है मैंने कि इसमें आप कक्षा 12वीं से लेके BA MA और प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो आपकी UPSC हो, चाहे स्टेट PSC हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए बच्चों इसमें बहुत ही संतुलित वीडियो बनाया गया है। इसमें प्रीलिमिनरीज के प्रारंभिक जो परीक्षा होती है उसके लिए भी फैक्ट्स हैं, और मेंस के लिए जब आप इसमें रिटन बनाएंगे तो उसके लिए भी इसमें बहुत सारा मैटर आपके पास है। तो बच्चों आइए हम यात्रा शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था की नीतियाँ। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की जो भू राजस्व रेवेन्यू सिस्टम था बच्चों, उस विषय पर आज यहाँ चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक राज्य का जो मुख्य स्रोत हुआ करता था बच्चों, वो कृषि कर ही हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था कायम थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था एवं राज्य द्वारा निर्धारित उपज का निश्चित भाग राजस्व के रूप में सरकार को वो देते थे। भारत में प्राचीन काल की यदि बात करें बच्चों, तो प्राचीन काल में भी कृषि कर ही मुख्य आय का स्रोत हुआ करता था। लेकिन वो कृषि कर जनता से, किसानों से ऐसे वसूला जाता था कि जिससे किसानों को भी क्षति न हो और राज्य का भी काम आसानी से चल जाए। इस विषय में आचार्य चाणक्य ने, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक बच्चों पुस्तक लिखी, बड़ा सुंदर एक कोटेशन उसमें मिलता है कि राजा को किसानों से उसी प्रकार से टैक्स वसूलना चाहिए, उसी प्रकार से कृषि कर लेना चाहिए जैसे एक पुष्प से मधुमक्खी पराग लेती है। अब उससे पुष्प का भी कुछ नहीं बिगड़ता और अपना उसका कृषि में मधुमक्खी का भी अपना काम हो जाता है। ऐसे ही, क्योंककि उनका मानना था कि जब तक किसान फले फूलेंगे तभी वो राज्य को अच्छे तरीके से टैक्स अदा कर सकते हैं, राजस्व दे सकते हैं। 1765 में बच्चों इलाहाबाद की एक संधि हुई अंग्रेजों के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। अब उनको यहां से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, ये आपको वैसे भी याद करना चाहिए। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बच्चों ये और बता दूं कि ये जो तीन आपको स्टेट दिख रहे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये उस समय केवल बंगाल के ही पार्ट हुआ करते थे, और उसमें जो आज का आधुनिक का वो बांग्लादेश है, वो ये सब मिलके, बंगाल से मतलब यहाँ भारत, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भी है। 1771 तक ब्रिटिश कंपनी भारत में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा। प्रारंभ में उन्होंने समझने का प्रयास किया, और जो मुगल काल में या बंगाल में जो सिस्टम चल रहा था उससे बहुत ज्यादा उन्होंने छेड़खानी नहीं की और उसको समझने का क्रम जारी रखा, और उसी क्रम को उन्होंने आगे बढ़ाते गए। लेकिन कंपनी के बढ़ते खर्चे, अधिक धन की लालसा ने भू राजस्व ढांचे में हस्तक्षेप करवाया। अब अंग्रेजों की भारत में स्थिरता बढ़ी, ज्यादा क्षेत्र में उनका साम्राज्य फैला, शक्तिशाली भी हुए, कंपनी खर्चे बढ़े, तो अब उन्होंने अधिक आय की जरूरत को महसूस किया, और वो अधिक आय की जरूरत वो कृषि से ही निकालना चाहते थे बच्चों। 1772 में वारेन हेस्टिंग, जो कि 72 से 85 तक गवर्नर जनरल रहे, पहले गवर्नर जनरल थे भारत के, ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया। अब इजारेदारी प्रथा क्या थी बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इजारेदारी प्रथा भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत क्या था इजारेदारी में, तो यहां मैंने थोड़े से आपके लिए पॉइंट बच्चों रखे कि इजारेदारी सिस्टम क्या था। इजारेदारी सिस्टम में इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई। बोली एक क्षेत्र ले लिया जाता था, उस क्षेत्र में
भू राजस्व के लिए ठेकेदारों की बोली लगाई जाती थी। जो राजस्व की सबसे अधिक ऊंची बोली लगा देता था वो उसको उस पर ठेका पर दे दिया जाता था और वो राजस्व को अपना वसूलता था और एक मुश्त राशि इंग्लैंड अंग्रेज वो ब्रिटिश शासन को पहले ही वो जमा करा देता था। ये इजारेदारी सिस्टम का पहले ही शर्त थी। इसके अलावा सबसे अधिक बोली लगने वाले भूमि को ठेके पर दी जाती थी। ये बात हो गई। 1777 में इसे परिवर्तित कर एक वर्षीय पुनः कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे दोष निकल के आए। इसमें जो दोष निकल के आए बच्चों, वो दोष ये निकल के आए सबसे ज्यादा कि इसमें कृषि की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, केवल अधिक से अधिक लाभ कमाने की लालसा इसमें रहती थी। अतः परिवर्तन के साथ अब 1700 इस सिस्टम जो चरमरा रहा था उस सिस्टम के बीच में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, जो 1786 से 93 तक रहे और उनको इस उद्देश्य से ही भेजा गया था कि भारत में वो टैक्सेशन को, कर सिस्टम को, लगान व्यवस्था को कुछ दुरुस्त करें, अच्छे से लागू करें, जिससे कि इनकम को बढ़ाया जा सके। और जो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे अंग्रेजी अधिकारी कि कर का सिस्टम क्या होना चाहिए, वो एक रूप का और एक मूर्त रूप देने का प्रयास लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बच्चों किया। और जो सबसे उनको यहां आते ही जिसका सुधार उन्होंने करने का प्रयास किया है ना, कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसके समक्ष सबसे मुख्य सुधार भू राजस्व का ही था। और कंपनी डायरेक्टरों ने कॉर्नवालिस को इस व्यवस्था में सुधार के लिए बच्चों आदेश भी दिया। आते ही कॉर्नवालिस को जो सहायता मैं आपको कह रहा था, जो सहायता मिली, जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन शोर का विशेष योगदान रहा इसमें। कर लगान व्यवस्था पर उन्होंने विचार विमर्श किया बच्चों। इस व्यवस्था में उनके सामने विचार विमर्श में कुछ समस्याएं निकल के आई कि आखिर सिस्टम क्या करें, इस सिस्टम में हम किसको मालिकाना हक दें और इस सिस्टम को में कर को वसूलेगा कौन, कर की दरें क्या आएंगी, इस सारी बातों पर इसमें चर्चा हुई। जिसमें आपके सामने मैं जो बता रहा, इसमें क्या निकल के आया बच्चों, समझौता किसानों से किया जाए या किसानों से ठेकेदारों से किया जाए, लगान की दर क्या हो, समझौता कितने वर्षों के लिए हो या स्थायी हो। पर इसमें कोई बहुत अधिक एकदम क्लियर बात निकल के नहीं आई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बच्चों की क्या किया कि 1790 में इसे 10 वर्षीय कर दिया गया। जो इजारेदारी के बाद 1 वर्षीय ठेका प्रणाली को अब क्या कर दिया, 10 वर्षीय किया गया। लेकिन इसमें 10 वर्षीय अपना कार्यकाल पूरा करता, वैसे उसमें बहुत सारी खामियां, शोषण की बातें निकल के आई। किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था, कहीं कहीं किसानों से उपज का पूरा भाग ले लिया जाता था, वो साल भर अपना खर्चा भी नहीं चला पाते थे, खा भी नहीं पाते थे। ऐसी जब व्यवस्थाएं सामने आई तो यह व्यवस्था कोई स्थायी समाधान कॉर्नवालिस को बच्चों नहीं लगी। अतः कॉर्नवालिस ने क्या किया बच्चों कि एक नए सिस्टम को लागू किया। वैसे तो भू राजस्व की जो व्यवस्था है भारत में वो 3 प्रकार की अंग्रेजों के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था बनी बच्चों। पहली राजस्व व्यवस्था का नाम है जो आपके सामने ये आया है, वो है जमींदारी व्यवस्था। इसी को बच्चों कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। जो दूसरी व्यवस्था बच्चों सामने निकल के आई वो आपके सामने है महलवाड़ी व्यवस्था। इसको भी अपन बहुत विस्तृत अभी पढ़ने वाले हैं। और तीसरी व्यवस्था है बच्चों वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों व्यवस्थाओं में क्या क्या अंतर थे, कहां लागू थी ये व्यवस्थाएं, ये आपके साथ परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके डिटेल मेरे साथ पढ़ें और आवश्यकता पड़ने पर इनको आप तुरंत नोट्स भी इनके आप बनाते चलें, जो आपको आपके काम में बहुत अधिक आने वाले बच्चों। तो आज हम सबसे पहले इस तृतीय चरण की व्यवस्था में जो पढ़ेंगे वो है स्थायी बंदोबस्त, ये जिसको परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था भी बोला गया। इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, मालगुजारी, बीसवेदारी या इस्तमरारी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार को जो प्रायः भूमि कर का संग्रह करता था, भूमि का स्वामी स्वीकार कर दिया गया। अब वो भूमि का मालिकाना हक जो अभी बात हो रही थी किसको दिया जाए, अब वो ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हो गया और इस समझौते के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। फिर क्या करेंगे इसमें मानने के बाद, नंबर 1, जमींदार भूमि का स्वामी मान लिया तथा उसे जमीन से तब तक अलग नहीं किया जा सकता जब तक वह निश्चित लगान देता रहे। ये उसका स्थायित्व का प्रतीक है कि वो लगान जमा कर रहा है तो वो स्थायी रूप से जमींदार उस क्षेत्र का जहां उसको सौंपा गया उसका बना रहेगा।
नंबर 2 बच्चों, जमींदार भूमि का मालिक होने के कारण जमीन को बेच सकता था, रेहन यानी बंधक व दान भी दे सकता था। तीसरी शर्त सुन बच्चों, लगान की दर बढ़ाने का सरकार के पास अधिकार नहीं था। सरकार ने लगान की दर पहले से फिक्स कर दी, अब उसको जमींदार बढ़ा सकता था और जमींदार बढ़ा भी सकता था। और जमींदार, तीसरी बात, जमींदार किसानों से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकार के में सरकारी खजाने में जमा करता था, शेष 1/11 भाग अपने पास लगान वसूलने का जो उसके पास मेहनताना था वो उसको 1/11 भाग रखना होता था। ये इस जमींदारी सिस्टम की बच्चों मुख्य विशेषताएं थी। आप इनको बहुत अच्छे से समझ लें और इनको आप याद कर लें। लेकिन क्या हुआ आगे देखें, 1793 में यह व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। कहां लागू की गई बच्चों? ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का बनारस का खंड, पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तरी इसमें कर्नाटक भी शामिल था। यानी ये टोटल जो ब्रिटिश क्षेत्र था उसका टोटल का 19% भाग पर यह व्यवस्था बच्चों लागू थी। इस व्यवस्था से कंपनी को अनेक लाभ हुए। क्या लाभ हुए? सबसे पहले इससे कंपनी को के आर्थिक हितों की रक्षा हुई और आय भी क्या हो गई? निश्चित हो गई और निश्चित समय पर उनको टैक्स प्राप्त होने लगा। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है बच्चों कि इससे इस व्यवस्था से अंग्रेजों को एक वफादार वर्ग प्राप्त हो गया। कैसा वफादार? जो अंग्रेजों के साथ में खड़ा होकर अंग्रेजों का साथ दे सके अपने भारतीय के खिलाफ। यानी जमींदार वर्ग कौन था? भारतीय था, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ इसलिए थे कि वो क्यों अंग्रेजी सिस्टम में वो शामिल हो चुके थे, वो अपने आप को भारतीयों से अलग समझने लगे थे। यानी जमींदारों के रूप में भारत स्थित ब्रिटिश शासन को उनको के प्रति एक वफादार वर्ग मिल गया। बच्चों 1857 क्रांति में यही वो वर्ग था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का भारत से जाना लगभग निश्चित लग रहा था, लेकिन उनको बचाने के लिए सबसे बड़ा वर्ग ये जमींदार वर्ग ही था जिसने अंग्रेजों को यहां 57 क्रांति के बाद भी रुकने का मौका दिया। इस व्यवस्था में कुछ दोष भी थे बच्चों। क्या दोष थे? कंपनी सरकार को किसान से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा, कंपनी और सरकार के बीच में कोई संबंध नहीं रहा। तो इससे क्या दिक्कत आ गई? इससे दिक्कत ये आ गई कि कंपनी के प्रति जनता का संतोष बढ़ता गया, विद्रोह जगह जगह देखने को मिली। प्राकृतिक आपदा के समय लगान में कोई छूट नहीं मिलती थी उनको। जमींदार किसानों का शोषण करते थे, इससे अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं था। जमींदार तरह तरह के बहाने बनाकर लगान कर जमा करने से बचते थे। इसी के परेशान होकर अंग्रेजों ने सूर्यास्त कानून लागू कर दिया। इस आप इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चों, इसको आपको नोट करना चाहिए। सूर्यास्त कानून ये था कि सरकार ने लगान की दर को एक निश्चित कर दिया कि इस निश्चित लगान की दर के समय यदि आपने लगान को लागू जमा नहीं करवाया तो आपकी जमींदारी चली जाएगी। लेकिन बच्चों इसमें और बताऊंगा आपको महत्वपूर्ण बात कि अब जब ये जानबूझकर बहुत सारे जमींदारों ने लगान देना बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो लगान के बदले में वो उनकी जमींदारी की बोली लगाई जाती थी। ये बोली जानबूझ ऊंची लगवा देते थे और ऊंची बोली लगवाने के बाद जो बोली लगा गया वो भाग गया। तीसरी बार बोली फिर लगी, फिर ऊंची बोली लगा के फिर भाग गया। अंततः इनको ही वो जमींदारी मिल जाती थी। ये और बड़ा दोष निकल के आया। अब दूसरी जो व्यवस्था थी, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, महलवाड़ी व्यवस्था को पढ़ेंगे बच्चों। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम या ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार माना गया। वहां पर जमींदार को अधिकारी माना गया, स्वामित्व दिया गया। यहां पर स्वामित्व किसको दिया गया? ग्राम या ग्राम समुदाय को स्वामित्व दिया गया। अब इस गांव के मुखिया, इसमें जो गांव का मुखिया होता था उसे लंबरदार बोला गया बच्चों। और इसका कार्य क्या था? गांव से लगान वसूल कर कंपनी को जमा कराना होता था। यह लंबरदार का काम था। जैसे वहां जमींदार का काम होता था लगान वसूलना, यहां लंबरदार काम करता था। वहां जमींदार को गांव भूमि का स्वामी माना गया, यहां गांव को इकाई माना गया। इसी वजह से गांव को क्या कहते थे? महल कहते थे। इसीलिए इस महल कहे जाने के कारण इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना गया। पंजाब, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रांत में यह व्यवस्था लागू थी। जो ब्रिटिश भारत के टोटल भूभाग का बच्चों 30% भाग था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने फैक्ट्स लेके आए हैं। तो बच्चों इसकी व्यवस्था का जनक हॉर्ट मैकेल ने 1819 में इस व्यवस्था को दिया था। प्रारंभ में लगान की दर अधिक होने व अत्यधिक कठोरता के कारण इस व्यवस्था को सफलता नहीं मिली, असफल व्यवस्था हो गई बच्चों ये। और 1833 में कई सुधारों के साथ इसे पुनः मार्टिन बर्ड ने लागू किया। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत व्यवस्था में नए कर्म को व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है बच्चों। इस व्यवस्था का जो सबसे बड़ा दोष निकल के आया बच्चों, इस व्यवस्था में जो महल का मुखिया होता था, जो मैंने आपको बताया लंबरदार था, वो अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। जिस प्रकार से जमींदार शोषण कर रहे थे किसानों का, उस तरह से ये लंबरदार शोषण करने लगा। यानी केवल नाम बदले, व्यवस्था जिसकी तस नहीं, चाहे वो जमींदारी रही हो बच्चों और चाहे ये महलवाड़ी रही हो। तीसरी जो अंतिम व्यवस्था है बच्चों उसमें हम देखेंगे, इसको कहते हैं अपन रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब इसमें उनमें जमींदार को इकाई माना गया, उसमें महल या गांव समुदाय को इकाई माना गया, इसमें डायरेक्ट पंजीकृत किसान को इकाई माना गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत किसान भूमि का स्वामी होता था। वह सरकार को सीधे कर देगा, कर समय पर जमा न करने पर उसको भूमि से बेदखल किया जा सकता है बच्चों। यह व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और वर्तमान चेन्नई में के 12 महल नामक स्थान पर शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको कंटेंट्स लिखना पड़ेंगे, ये अक्सर परीक्षाओं प्रतियोगियों में पूछा जाता है। थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। यह व्यवस्था मद्रास, बंबई, असम में लागू थी, जो भूमि का कुल 51% भाग पर लागू था। जो टोटल अंग्रेजों की 51 जो टोटल भूमि थी बच्चों, उस भूमि के 51% पर यह व्यवस्था लागू थी। इसमें उपज का 50%